हाँ जी। ओके, लिसन प्लीज। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के तो सारे क्वेश्चन हो गए थे। अब हमारे पास बचा है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट यानी पेज नंबर 154। कोई क्वेश्चन बचा है? ओके, कैश मैनेजमेंट। चलिए, एक काम करिएगा, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइएगा। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट इस चैप्टर में कवर होते। ओके, सबसे पहला कंसेप्ट जो इसमें कवर होगा वो है कैश बजट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है 17, 18, 19 एंड 20। और ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको पहले से करवा के दे चुका। ये 4 क्वेश्चन हमने नहीं करने, ऑलरेडी हो चुके हैं। ये चारों क्वेश्चन ऑलरेडी हुए पड़े। कैश बजट के बाद जो अगला कंसेप्ट है अगला कंसेप्ट है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। ये कंसेप्ट पूरी तरह थ्योरेटिकल है। इसमें जो मॉडल्स कवर्ड हैं, इसमें 2 हैं। पहले वाले का नाम है पहले मॉडल का नाम है मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। बॉमल, हाँ, ऐसे नाम होते हैं अंग्रेजों के, मिलर और बॉमल कैश मैनेजमेंट मॉडल। चलिए, ये 2 कंसेप्ट हो गए। वैसे तो ये कंसेप्ट पूरी तरह थ्योरेटिकल है, पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर है, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बॉमल कैश मैनेजमेंट मॉडल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25। मिसलेनियस क्वेश्चंस के बाद है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यानी क्वेश्चन नंबर 26। और जो लास्ट कंसेप्ट है वो है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 27। तो बेसिकली आपको एक आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट कवर हो रहे। एक तो हम ये कैश बजट के सारे क्वेश्चंस कर चुके, और दूसरा मेरे ख्याल से मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी कुछ हुआ है पहले। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया था, 22,
मतलब क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 में से मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवा के दिया। ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब सिर्फ कैश बजट ही पहले से हुआ पड़ा है, बाकी सारे कंसेप्ट हमने अभी कवर करने। देखिए, बेसिक आइडिया ये है कि क्लासेस तो इसमें दो लगेंगी। एक क्लास तो कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जानी है, और एक क्लास जो है वो बाकी पूरे कंसेप्ट को कवर करेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम फिर कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए हेडिंग डालेगा। आज हमने दो कंसेप्ट कवर करने हैं, एक मिलर और दूसरा बॉमल कैश मैनेजमेंट मॉडल। तो लिखिएगा नंबर 1, हेडिंग डालेगा मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। यह कंसेप्ट पूरी तरह थ्योरेटिकल है, मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। तो इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को शुरू किया जाए। जो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट ए, आप उसकी हेडिंग डालेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप यूं समझ लीजिए, कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है कि जब तक आप इसका ग्राफ नहीं समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हालांकि जो दूसरा कैश मैनेजमेंट मॉडल है उसमें ग्राफ एकदम आखिर में पढ़ा जाता है। भाई जो बात जिस समय समझ में आती हो उसी समय उसको पढ़ लेना चाहिए, या ग्राफ से पढ़ाई शुरू करना जरूरी। सिचुएशन ही कुछ ऐसी। हां जी, तो हॉरिजेंटली हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, और वर्टिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कैश बैलेंस को। टाइम और कैश बैलेंस, तो आपने दो अमाउंट लिखे हैं एक तरीके से, एक है टाइम और दूसरा है कैश बैलेंस। इसमें आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा और इसको इस मॉडल में नाम दिया गया है मिनिमम कैश बैलेंस। जैसे हम कहते हैं ना कि कम से कम इतना बैलेंस तो आपको मेंटेन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है 5,000 रुपए, तो आपको अपने बिजनेस में कम से कम 5,000 का कैश तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसको जो टर्म दिया गया है वो है लो लेवल कैश बैलेंस। मतलब मिनिमम लेवल ही होता है, पर हम लोग इसको कहते हैं लो लेवल। ऐसे एक ही बात है, लो लेवल कहो मिनिमम लेवल कहो एक ही बात। फिर आप एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली होता है एवरेज कैश बैलेंस। जैसे आप कहते हो ना मिनिमम बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस, एवरेज बैलेंस। लेकिन इसको जो नाम दिया गया है वो नाम है रिटर्न लेवल। हालांकि नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन अब जो है सो है, क्योंकि ये मॉडल किसी और ने बनाया है तो हम उसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंज कर नहीं सकते असल। अब उन्होंने कोई नाम अगर यूज करा रिटर्न लेवल, सो लेट इट बी। तो जी ये आपने पता किया, लिखा एक तो मिनिमम बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस, दूसरा एवरेज कैश बैलेंस, और तीसरा होना चाहिए मैक्सिमम कैश बैलेंस। पर मैक्सिमम कैश बैलेंस कैसे डिसाइड करा गया, इस बात को पहले नोट करिएगा। ये डिफरेंस है ना, डबल लेवल पर।
आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है? हम कहेंगे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग गई भाड़ में। और क्या जब मैं आपको मिलर और मॉडल पढ़ा रहा हूं, आप कहते हो जी मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, उसका फिर हम क्या करें भाई? हम तो आपको किसी एक आदमी ने एक मॉडल बनाया है, मैं तो आपको वो पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए भैया, उसमें चेंज थोड़ी मैं कर सकता हूं। ये है मैक्सिमम लेवल कैश बैलेंस, आप इसको कहेंगे अपर लेवल कैश बैलेंस। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं पर ये मान के चलते हैं कि एवरेज कैश बैलेंस 10,000, मिनिमम कैश बैलेंस 5,000 और मैक्सिमम कैश बैलेंस 20,000। यहां डिफरेंस 5,000 का है और यहां डिफरेंस 10,000 का है। तो अब ऐसी किसी, यानी मिलर और ने ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में कहा कि जिसमें मिनिमम कैश बैलेंस 5,000 है, एवरेज 10,000 है और मैक्सिमम 20,000 है। आप कुछ ऐसी सिचुएशन को मानकर चलिएगा। ओके, डिसएग्री करना है करिए डिसएग्री, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकता, बाकी आपकी मर्जी है, मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। सीधी सी बात है, एक आदमी आपको कोई पढ़ाई अगर करा रहा है तो वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। एजम्पशंस को कोई भी चैलेंज कर सकता है। जो आदमी पॉजिटिव सोच का होगा वो कभी भी उसकी बुरी बातों को नहीं पकड़ेगा। नेगेटिव सोच वाली कहते रहते ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। पॉजिटिव सोच वाला आदमी कहेगा चलो कुछ तो हमको सिखाने की कोशिश हो रही है भाई। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया उस दिन ऑब्वियसली अगर सोचा जाए तो आपके पास एवरेज कैश बैलेंस होना चाहिए, होना भी चाहिए। लोग ऐसे बिजनेस शुरू करते भी हैं। तो जी ये है बिजनेस शुरू करने वाले दिन का कैश बैलेंस। पहले दिन क्या हुआ होगा, आपने दुकान का मुहूर्त किया होगा तो थोड़ा तो खर्चा हो गया होगा, तो देखो कैश बैलेंस मैंने नीचे कर दी, ठीक है। फिर सेल हुई होगी, कैश बैलेंस बढ़ गया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू नहीं करा गया है, ये बड़े जिग-जैग मैनर में किया गया है। बिजनेस में हर रोज कैश आता है, हर रोज कैश जाता है, तो कैश बैलेंस ऊपर होता है, कैश बैलेंस नीचे होता है। तो बस इसको इस तरीके से आपको जिग-जैग मैनर में बढ़ाते जाना है। हो सकता है बढ़ते बढ़ते एक दिन कैश बैलेंस 20,000 के लेवल को टच कर जाए, मतलब मैक्सिमम लेवल को टच कर जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो इस मॉडल में यह समझाया गया है कि इतना ज्यादा कैश आपको बिजनेस में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जेब में पड़ा हुआ कैश तो जी कुछ कमा नहीं सकता। अगर इसे इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उस इन्वेस्टमेंट पे हम कुछ कमा तो सकते हैं। अगर कभी आपके बिजनेस में कैश बैलेंस मैक्सिमम लेवल को टच कर जाए तो हमारी आपको यह सलाह है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट करके कैश बैलेंस को वापस रिटर्न लेवल पर ले आइए। अगर कैश बैलेंस 20,000 हो गया है तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दो, 10,000 के शेयर्स खरीद लो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो, जो मर्जी कर दो, पर इन्वेस्टमेंट करो ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट तो कमाया जा सके। और कैश बैलेंस वापस 10,000 पर आ गया ना, जब वो वापस 10,000 पर आ जाए तो अब क्या करें, अब आगे बिजनेस शुरू करो। देखो कुछ रुपए खर्च हो गए, कैश आ गया, हो सकता है एक दिन कैश बैलेंस लो लेवल को टच कर जाए, क्वाइट पॉसिबल। अब क्या करें, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ये है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज हमने परचेज करी और कैश बैलेंस वापस हमने एवरेज लेवल पर ले आए। एक दिन हो सकता है कैश बैलेंस वापस लो लेवल पर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ये जो सिक्योरिटी हमने खरीदी थी अब हम इनको बेच देते। इन्वेस्टमेंट इसलिए तो किया था कि कल को अगर बुरे दिन आ जाएं तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर कैश वापस लाया जाए। कैश वापस जहां गया, अब क्या करें, बस ये है ग्राफ। कुल मिलाकर ग्राफ का आइडिया ये है कि ना कभी भी ना आप अपर लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे और कभी भी आप लो लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। किसी दिन आपके पास कैश बैलेंस अपर लेवल के बराबर आ जाए तो आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, कैश को वापस एवरेज लेवल पर ले आओ। और किसी दिन बैलेंस लो लेवल को टच कर जाए तो जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट करी थी उसे बेच दो और बेचकर वापस एवरेज लेवल पर ले आओ और आगे बिजनेस चलाते रहिए और ऐसे सारी जिंदगी बिता दीजिए। हमेशा लो लेवल और अपर लेवल के बीच में रहिए, अपर लेवल के ऊपर मत जाइएगा और लो लेवल के नीचे मत जाइएगा। मेरे ख्याल से मॉडल अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बात को ठीक ढंग से समझा रहे हैं। हम लोग भी हो सकता है कैश को इस तरीके से मैनेज करते होंगे। एक बार मैं फिर कहूंगा कि ना बिना बात का क्रिटिसिज्म करके ना कभी हम कोई बात सीख नहीं पाते। अब जैसे कहने को मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं कि जी ये हमेशा एवरेज लेवल पर क्यों आ जाता है, इतनी सिक्योरिटीज क्यों खरीदी कि वापस एग्जैक्टली रिटर्न लेवल पर आ गया, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम कर लेते, यहां पे आकर रुक जाते, या थोड़ी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते, थोड़ा नीचे चले जाते, फिर यहां थोड़ी ज्यादा बेच देते, थोड़ी कम बेचते। भाई ऐसे सवालों के जवाब मैं कहां से लाऊं? जो सिचुएशन नहीं है सो नहीं है। जो इस मॉडल में बताया गया है वो सिचुएशन तो यही है कि वापस आपको एवरेज लेवल या रिटर्न लेवल पर आना ही पड़ेगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे फुटबॉल और हॉकी के खेल में गोल हो जाने के बाद जब खेल दोबारा शुरू किया जाता है तो मिड पॉइंट से शुरू किया जाता है। अब वो क्यों शुरू किया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है? मेरे ख्याल से खेल खेलने वाले इन बेकार के सवालों में अपना दिमाग खर्च नहीं करते, उसके पीछे की हिस्ट्री ढूंढते, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था। भाई या तो तुम खेल खेल लो या फिर ये बेकार के सवालों के जवाब ढूंढ लो, है कि नहीं? तो इसका मतलब जो सिचुएशन है सो यही। खैर आपने ग्राफ बना लिया है, अब आप एक काम करेगा, आप लिखिएगा पॉइंट बी, पॉइंट ए लिख लिया ना आपने, अब आप लिखिएगा पॉइंट बी। पॉइंट बी लिखिएगा लो लेवल कॉमा रिटर्न लेवल एंड अपर लेवल। हमने लिखा लो लेवल, रिटर्न लेवल एंड अपर लेवल। आप इसको अंडरलाइन करें और इसके आगे लिखें लिखेगा कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स of the business organization, keeping in mind the financial requirements of the business organization, comma, the finance manager has to decide, the finance manager has to decide the minimum cash balance, the finance manager has to decide the minimum cash balance
कॉमा एवरेज कैश बैलेंस, एवरेज कैश बैलेंस एंड मैक्सिमम लेवल कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, एंड मैक्सिमम लेवल कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। आगे लिखेगा, if the cash balance at any point of time, if the cash balance at any point of time becomes equal to, if the cash balance at any point of time becomes equal to the upper level, becomes equal to the upper level, comma sufficient securities must be purchased, sufficient securities must be purchased in such a manner that, sufficient securities must be purchased in such a manner that the cash balance is restored to the return level। रिस्टोर्ड का मतलब जानते हैं ना, वापस ले आना। कैश बैलेंस को हम वापस ले आते हैं एवरेज लेवल पर यानी रिटर्न लेवल पर। आगे लिखेगा, सिमिलरली if the cash balance at any point of time, if the cash balance at any point of time becomes equal to low level, comma sufficient securities are sold, in such a manner that, sufficient securities are sold in such a manner that the cash balance is restored to the return level, full stop। Hence, comma cash balance is always maintained, in between upper level and low level। Cash balance is always maintained in between upper level and low level। मेरे ख्याल से सफिशिएंट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। तो हमने दो बातें पढ़ ली, एक हमने पढ़ा ग्राफ, दूसरा हमने ये नोट भी लिख लिया। अब लिखेगा पॉइंट नंबर सी। चलिए पॉइंट नंबर सी लिखेगा। पॉइंट नंबर सी की हेडिंग डालेगा, हाउ टू कंप्यूट रिटर्न लेवल and upper level cash balance। How to compute return level and upper level cash balance। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मॉडल में लो लेवल कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद करते हैं कि मिनिमम कैश बैलेंस वो खुद तय कर ले। हम आपको ये बता देंगे कि एवरेज कैश बैलेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। फार्मूला लिखेगा R इज इक्वल टू L प्लस Z।
L प्लस Z। देखिए L तो ये रहा, दिस इज L, लो लेवल कैश बैलेंस, एंड दिस इज Z। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू रिटर्न लेवल। तो अगर आपको रिटर्न लेवल जानना है तो फॉर्मूला है लो लेवल प्लस Z। Z का मतलब क्या है? रिटर्न लेवल और लो लेवल का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं Z। यह है रिटर्न लेवल कैलकुलेट करने का तरीका। अपर लेवल कैलकुलेट करने का तरीका लिखेगा L प्लस 3 टाइम्स Z। भाई ये है L, ये अगर Z है तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स Z। L प्लस Z प्लस 2 टाइम्स Z, L प्लस 3 टाइम्स Z। ओके, अब हमको यह सोचना है कि Z कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए Z कैलकुलेट करने का एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। मेरा यह कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो फार्मूला है, आप उसका डेरिवेशन जानने की जिद नहीं करेंगे, ठीक है ना? जो है सो है, उसको एज इट इज मानेंगे आप। फार्मूला है 3TV डिवाइडेड बाय 4I होल पावर 1/3। थर्ड रूट 1/3 से मत लगा। देखिए ऐसे फार्मूलों का लॉजिक बताने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। इट्स अनबिलीवेबल का टीचर आपको इस फार्मूले का लॉजिक समझाए, मतलब ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी गलत है असल में। और मैं ये बात दावे से कह दूं कि अगर स्टैटिस्टिक्स की ये क्लास चल रही होती और वो आपको इस फार्मूले का लॉजिक बता देता, मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं। वो भी नहीं बताएंगे, वो भी कहेंगे इसको याद करके खत्म करो यार, और क्या क्यों दिमाग पर बोझ डाल रहे। क्या आपको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स वाले थर्ड रूट के फार्मूले का लॉजिक बताते हैं? हो मैंने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है भाई, वो फार्मूला ही बताते। एक्चुअली डेरिवेशन जो है ना, वो बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते हम। स्टूडेंट भी इस बात को समझे कि जी उसको ये जानना जरूरी है कि कौन सी बात उसको पढ़नी है, कौन सी बात उसे नहीं पढ़नी। लॉजिक समझने की एक हद होती है, उस हद को हम लोग पार नहीं कर सकते। देखिए अब हमने कुछ टर्म्स यूज करे हैं, T, V और I। पहले आप लिखेगा V इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज। V का मतलब है वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज। वेरिएंस तो आप जानते ही होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पावर 2, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश फ्लोज, उसकी पावर 2। वेरिएंस का मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन पावर 2। चलिए कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसको छोड़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ओके, in that case what is the difference between standard deviation and mean deviation? सुने पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश फ्लोज। कंसेप्ट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको मतलब भी पता चलेगा। हमने एक बिजनेसमैन से पूछा कि आपको आपके बिजनेस से हर रोज कितना कैश मिलता है?
कहता जी हर रोज मुझे ना 10,000 का कैश मिलता है। हमने कहा पक्का 10,000 ही मिलता है ना? कभी कभार कम ज्यादा हो जाता होगा, बिजनेस में अक्सर ऐसा हो जाता है। कहता है हां, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 1,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जी कभी 1,000 कम भी हो जाता है, 1,000 कम तक भी रह जाता है, 1,000 ज्यादा तक भी हो जाता है। फिर हमने कहा अच्छा, लेकिन वो मीन डेविएशन का भी तो यही मतलब होता है। इस पर उसने कहा नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों के सेम मतलब नहीं होते। मीन डेविएशन का मतलब होता है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन आपके एवरेज से कितना भटक जाती है, कितना डेविएट हो जाती है। हमने कहा अच्छा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन को एवरेज से कितने भटकने की परमिशन है, इजाजत है। आप कितना भटक सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड शब्द क्या मतलब? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा है। स्टैंडर्ड यानी आपको इतना हो काम करना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एज पर स्टैंडर्ड इतना डेविएशन होना चाहिए। मीन डेविएशन यानी एज पर एक्चुअल इतना डेविएशन हो गया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़ाई गई है, यानी इतना डेविएशन होना चाहिए था। मीन डेविएशन यानी एक्चुअल में इतना डेविएशन हो गया है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको अरिथमेटिक मीन से कितना भटकने की इजाजत है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। आप अपने अरिथमेटिक मीन से कितना असल में भटक गए, वो मीन डेविएशन होता। लेकिन मैं अब इन चक्करों में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। बेहतर है कि सारे टेक्निकल मीनिंग स्टूडेंट को ना पढ़ाए जाए। स्टूडेंट की आदत नहीं है, वो ऐसे लॉजिक को पचा नहीं पाता है। बेहतर है कि उसको सिर्फ ये पढ़ा दिया जाए कि देख भैया वेरिएंस जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन पावर 2 होता है। इससे ज्यादा तो ये जानने की जरूरत ही नहीं। करना क्या इससे ज्यादा? चलिए अब लिखेगा T इज इक्वल टू, T का मतलब लिखेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश। मैंने आपको यह कहा ही है कि अगर आपके पास सरप्लस कैश हो जाए तो उसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ये सोचकर कि कल को कैश कम पड़े तो उसे बेच देंगे और अपनी कैश की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन कल को आप सिक्योरिटी बेचने के लिए गए तो क्या बेचते समय आपको कुछ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं? अब अगर बैंक का फिक्स डिपॉजिट भी तोड़वाओगे तो आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ सकती है। शेयर्स बेचोगे तो कमीशन देनी पड़ सकती है। इसका मतलब कल को सिक्योरिटी को हम बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट करवाने की बात करेंगे तो वो जो अमाउंट पे करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश। टी का मतलब आपने लिखा। अब आप लिखे I इज इक्वल टू, आई लिखेगा डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप 3 बातें पढ़ चुके हैं, ग्राफ, ये थ्योरेटिकल नोट और हाउ टू कंप्यूट रिटर्न लेवल एंड अपर लेवल। लास्ट पॉइंट लिखेगा पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी की हेडिंग डालेगा एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर डी हेडिंग डालेगा एग्जाम्पल और लिखेगा कंप्यूट रिटर्न लेवल एंड अपर लेवल कैश बैलेंस, compute return level and upper level cash balance from the following details.
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नंबर वन लिखेगा मिनिमम कैश बैलेंस यानी लो लेवल कैश बैलेंस ₹1000। आपने लिखा लो लेवल कैश बैलेंस ₹1000। नंबर 2 लिखेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश फ्लोज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश फ्लोज ₹1200, 1200 रुपए आपने लिखा। नंबर 3 लिखेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लिखेगा ₹20, 20 रुपए। और लास्ट लिखेगा डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेगा 0.01%। 0.01% कोई छोटा परसेंटेज नहीं है, एक्चुअली ये डेली बेसिस पर है। अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और साल के दिन हो 365, तो 10% को 365 से डिवाइड करोगे तो बहुत ही छोटी फिगर आएगी। तो ये मैंने आपको डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया 0.01%। तो ये एक एग्जांपल हम लोग डील करना चाहते हैं। तो एक काम करेगा, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं Z 3TV डिवाइडेड बाय 4I पावर 1/3। ठीक है, T कितना लिखा जाए 20। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पावर 2। स्टैंडर्ड डेविएशन 1200 रुपए पावर 2 डिवाइडेड बाय 4I 0.01%। पावर 1/3। $216। उसके बाद कितने जीरो आ गए? तो इसको लिखा जा सकता है 6000 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ₹6000। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मैन्युपुलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जानबूझ के ऐसी फिगर्स लिखी गई हैं कि जिनको सॉल्व किया जा पा रहा है। कल को हो सकता है कोई और फिगर्स आ जाए तो फिर हम उसको सॉल्व ही ना कर पाए। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम आपको ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों करवाएंगे जो हमसे खुद ही कैलकुलेट नहीं होगा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसका एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है। ये सिर्फ बताने के लिए कि हाँ एक ऐसा एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। आप ऐसी उम्मीद मत लगाइए कि इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये आपने Z कैलकुलेट करा। अब आप एक काम करिएगा, आप लिखिएगा रिटर्न लेवल। आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा L+Z। लो लेवल कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1000 और Z आपने कैलकुलेट किया है 6000। तो ये दोनों का टोटल कितना आ गया? 7000 रुपए। दोनों का टोटल आ गया 7000 रुपए। ये आपने कैलकुलेट किया रिटर्न लेवल। अब आप लिखिएगा अपर लेवल। इसका फॉर्मूला लिखिएगा L+Z।
3 टाइम्स z, 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 6000, कितना लिखा जाए रुपीस? 19,000। तो जी जो भी एक थ्योरेटिकल नोट है और हमने इसका आंसर आप देखेंगे बड़े सिस्टमेटिक वे में कराया है। पहले ग्राफ है, फिर नोट है, फिर उसके बाद फार्मूला है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है। मतलब थ्योरेटिकल आंसर भी किस ढंग से लिखना चाहिए, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आंसर कुछ ऐसे लिखा जाए कि जो पेपर चेक करने वाला है उसके ऊपर भी दबाव डालना होता है कि जी ये इसका आंसर बनता है और ये इसका ऐसा आंसर है कि इसके पूरे नंबर मिलने भी चाहिए। तो आपका थ्योरेटिकल नोट भी जितना पॉइंट वाइज होगा आप भी सबसे अच्छे ढंग से समझा पाएंगे, पेपर चेक करने वाला सबसे अच्छे ढंग से समझ पाएगा। खैर चलिए, ये हमने पहला कैश मैनेजमेंट मॉडल पढ़ लिया है। अब आप हेडिंग डालेगा जो सेकंड मॉडल आपको पढ़ना है। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट है बाउमल। देखिए इस मॉडल को पढ़ाना हमारे लिए इसलिए आसान रहेगा क्योंकि ये वही है जो आपने मटेरियल कॉस्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट पढ़ रखा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी आपने ग्राफ एक बनाया था जिसमें आपने बताया था ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के कर्व हमने बनाए थे ना। तो समझ लीजिए ये वही ही कंसेप्ट है, ये वही ही कंसेप्ट। आप लिखिएगा ए पॉइंट। ए पॉइंट की हेडिंग डालेगा होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप लोग वहां क्या पढ़ते थे? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो यूं समझ लीजिए वही ही कंसेप्ट है, बस वो रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में था और ये कैश बैलेंस की सिचुएशन के कंटेक्स्ट में। तो हेडिंग है होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लिखेगा होल्डिंग कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Holding cost means opportunity cost due to the reason of keeping cash in hand. देखिए अगर आपको अपना घर चलाने के लिए पूरे साल में 3,60,000 रुपयों की जरूरत पड़ती है महीने के 30,000 के हिसाब से, तो अगर आपने पूरा 3,60,000 पहले ही दिन बैंक से निकाल लिया ये सोचते हुए कि बैंक हम बार बार जाना नहीं चाहते, तो मत बोलिए ये 3,60,000 आपके बैंक से आज ही निकल जाएगा। अब ये आपकी जेब में पूरे साल पड़ा रहेगा। इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करोगे। ये पैसा अगर बैंक में ही पड़ा रहता और आप हर महीने 30,000 करके निकालते तो ये पैसा बैंक में अच्छे खासे समय के लिए पड़ा रहता और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमा सकते थे। पर चूंकि आपने कैश हाथ में रखा है इसका मतलब आपने इंटरेस्ट गवाया है। सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट सैक्रिफाइस होता है ये कम से कम होना चाहिए, यानी जेब में कैश कम से कम होना चाहिए और बैंक में पैसा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बैंक में पैसा पड़ा होगा तो हम इंटरेस्ट कमा लेंगे, जेब में पैसा पड़ा होगा तो हम इंटरेस्ट कमा नहीं सकते। तो इसीलिए ये हमने क्या टर्म यूज किया है? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैश मैंने होल्ड किया, कैश मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। तो चूंकि कैश मैंने होल्ड किया
तो उस पे इन्वेस्ट करके मैं जो इंटरेस्ट कमा सकता था वो इंटरेस्ट मेरे हाथ से चला गया, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे लिखिएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन्स the cost incurred for converting the securities into cash. The cost incurred for converting the securities into cash. अब अगर मैं ये कहता हूं कि जी मैंने अपनी जेब में कैश रखना है कम से कम और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है ज्यादा से ज्यादा, पर इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, फिर मुझे हर रोज या फिर रेगुलर बेसिस पर कैश चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर अपनी सिक्योरिटीज को बेचने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उसे बार बार बेचूंगा, हर रोज बेचूंगा, तो बार बार बेचने का खर्चा भी तो उसमें होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर मेरी एक दिन की, अगर पूरे साल की जरूरत मेरी 3,60,000 है और साल के दिन हो गए 360, तो बताइए एक दिन की जरूरत कितनी हो गई? 1,000 रुपए। क्या यह सोच सही है कि हर रोज बैंक जाइए, 1,000 रुपए बैंक से निकालिए और आज का दिन बिताइए? क्या यह सोच सही? इस सोच के पीछे रीजन क्या है कि जी बैंक से ना पैसे कम से कम निकालूंगा, मैं बस उतने निकालूंगा जितने मुझे आज चाहिए, बाकी पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, उसके पर मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा। पर हमने पूछा जी हर रोज जो बैंक जाते हो, हर रोज बैंक आने जाने का खर्चा कितना हो जाता है? कहता जी लग जाते हैं 100-150 रुपए। लो बताओ ये क्या बात हुई भला? चलो 50 रुपए भी खर्च हो जाते हैं, हर रोज बैंक आने जाने का खर्चा बर्दाश्त कर लेते हो। क्या आपको नहीं लगता ये खर्चा आपको ज्यादा तंग कर सकता है? तो कहते फिर ये क्या बात हुई भला, जब मैं पूरे साल के 3,60,000 इकट्ठे निकाल के ला रहा था, है ना, तब मैं आपको नहीं कह रहा था एक ही बार चक्कर लगाते 50 रुपए का खर्चा हो जाएगा, एक ही बार में पूरे 3,60,000 निकाल के ले आऊंगा। ना आप मुझे ऐसे जीने देते हो, ना आप मुझे ऐसे जीने देते हो। हमने कहा वाह ये सही है, मतलब आपको ये कहा जाना इस कोने पे मत खड़े जाओ, तो जाके फिर उस कोने पे खड़े जाओ। अरे देखो भैया, बीच में कहीं कोई बैलेंसिंग होती हो, महीने के हिसाब से नहीं कर सकते थे? मतलब या तो मैं इस एक्सट्रीम सिचुएशन पर चला जाऊंगा या मैं उस एक्सट्रीम सिचुएशन पर चला जाऊंगा। थोड़ा ऐसे सोचो, दोनों बातों को सोचा करो, आने जाने का खर्चा भी और होल्डिंग कॉस्ट भी। किसी एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश मत करिए। आपको ईओक्यू के चैप्टर में भी यही सिखाया गया है कि किसी एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश मत करिए। किसे कम करना है? इन दोनों के टोटल को। वहां पर भी यही सिखाया गया ना। चलिए लिखेगा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश मैनेजमेंट, the ultimate objective of the cash management is to arrive at a situation. The ultimate objective of cash management is to arrive at a situation where such cash balance is to be maintained, where such cash balance is to be maintained which produces least aggregate of holding cost and transaction cost, which produces least aggregate of holding cost and transaction cost. आपको ईओक्यू में पढ़ाया गया था कि आप एक ऑर्डर में इतना सामान खरीदें ताकि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल लिस्ट हो सके। वही बात हम आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कैश बैलेंस ना इतना कम होना चाहिए ना इतना ज्यादा होना चाहिए। आप कैश बैलेंस कुछ ऐसे मेंटेन करें ताकि होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का टोटल लीस्ट हो सके। लिखेगा बी पॉइंट,
हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कैश बैलेंस। हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कैश बैलेंस। वहां पर आप कैलकुलेट करते थे ना, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। वहां पर था ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, यहां पर है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। आपको इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AT डिवाइडेड बाय R। ये वही फार्मूला है ना ईओक्यू का, वैसा ही फार्मूला ना। चलिए ए की फुल फॉर्म लिखेगा, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, वहां पर आप कहते थे एनुअल यूसेज, यहां एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। टी लिखेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और आर लिखेगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए एक एग्जांपल लिखा जाए। लिखेगा कंप्यूट ऑप्टिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। कंप्यूट ऑप्टिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड with the help of following details. Compute optimum cash balance to be maintained with the help of following details. लिखेगा नंबर 1 एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ₹10 लाख। तो हमारी पूरे साल की जरूरत 10 लाख रुपए है, पर हम पूरा 10 लाख रुपए एक टाइम पर नहीं रखना चाहते। नंबर 2 लिखेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ₹100। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो फिर हमारे 100 रुपए खर्च हो जाते। ठीक वैसे ही जब हम सामान खरीदने के लिए बाजार जाते थे तो एक एक ऑर्डर का खर्चा हो जाता था ना। ये कुछ वैसे हिसाब किताब है। नंबर 3 लिखेगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है 100 रुपए और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। %, ₹40825। 40825। आप पूरे साल में 10 लाख की पेमेंट करते हैं तो 10 लाख की पेमेंट को घुमाइए, 40,825 के सर्कल में घुमाइए।
यानी इतना पैसा आना चाहिए, खर्च होना चाहिए, आना चाहिए, खर्च होना चाहिए। आप इस सर्कल को घुमाइए, घुमा घुमाकर 10 लाख खर्च हो जाएंगे। ऐसे कोई नहीं करता कि पहले मैं 10 लाख रखूंगा फिर उसके बाद मैं 10 लाख को घुमाऊंगा। ऐसे कीजिए, कोई बात हुई भला? इसका मतलब आपको ऑप्टिमम सोचा जाए तो अपने दुकान में इतना कैश मेंटेन करके रखना चाहिए। तो आप 3 बातें पढ़ चुके हैं, होल्डिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसके बाद ऑप्टिमम कैश बैलेंस और उसके बाद एग्जाम्पल। अब लिखेगा लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, और इसकी हेडिंग डालेगा एग्जाम्पल, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें ग्राफ हम एकदम लास्ट में पढ़ रहे हैं। इसका ग्राफ वही है जो ऑलरेडी आप ईओक्यू में भी पढ़ चुके। यस, चलिए ग्राफ बनाना शुरू करिए। कैश बैलेंस और इधर है होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलिए आपने लिखा होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैश बैलेंस। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है चूंकि कैश मेरी जेब में है, इन्वेस्टेड नहीं है। अगर इन्वेस्टेड होता तो मैं कुछ कमा लेता, पर मैंने कैश इन्वेस्ट नहीं करा, अपनी दुकान पे रखा। इसका मतलब जो मैं कमा सकता था मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। तो अगर मैं अपनी दुकान में कैश बैलेंस थोड़ा सा ही रखूंगा, अगर कैश बैलेंस थोड़ा सा ही रखूंगा तो फिर इसका मतलब मेरा सैक्रिफाइस भी थोड़ा सा ही होगा। और अगर कैश बैलेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसके ऊपर जो इनकम कमाई जा सकती थी वो सैक्रिफाइस भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट एकदम वैलिड है कि अगर ये कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आपकी कैश रिक्वायरमेंट जो है, आप अपनी जेब में अगर कैश थोड़ा सा ही रखोगे तो आपको अपनी कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बार बार सिक्योरिटीज को बेचना होगा। जैसे मैं कह रहा था कि अपनी जेब में कैश कम रखोगे तो बैंक के चक्कर बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा कैश बैलेंस रखोगे तो फिर बैंक के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिर कम होना चाहिए। अब आप जानते हैं होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर अगर कैश बैलेंस की तरफ ले जाते हैं तो ये जहां जाकर मिलता है वो आपकी नजर में क्या है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी हमने ऐसे ही करा था ना। ये हमने क्या पढ़ लिया है? बाउमल कैश मैनेजमेंट मॉडल। मैंने आपको कहा ही था कि इसका थ्योरेटिकल नोट ही है। अच्छा, इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास है, पेज नंबर 156 पर आइएगा। प्लीज कम टू पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 156 पर आइएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए लिमिटेड is rupees 10 lakhs. The company has marketable securities in lot sizes
of rupees 50,000, rupees 1 lakh, rupees 2 lakh, rupees 2 lakh 50,000 and rupees 5 lakh. Cost of conversion of marketable securities per lot is rupees 1,000. The company can earn 5% annual yield on its securities. You are required to prepare a table indicating which lot size will have to be sold by the company. Also show that economic lot size can be obtained by Baumol model. चलिए हेडिंग डालेगा determination of optimum lot size. Determination of optimum lot size. सबसे पहले आपने लिखा पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखिएगा लॉट साइज। लॉट साइज में एक 50,000, फिर 1 लाख रुपए, उसके बाद है 2 लाख रुपए, फिर है 2.5 लाख रुपए और आखिरी लॉट साइज है 5 लाख रुपए। हाँ जी, तो आपने लॉट साइजेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता दिए। नंबर ऑफ लॉट्स, चलिए बात को आप कुछ यूं समझिएगा, बात को आप कुछ यूं समझिए कि आपने अपने फादर को यह कहा कि मेरी जो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है वो है 10 लाख रुपए। बात को समझिए, ध्यान से समझिए। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि ये 10 लाख रुपए आपको दिए कैसे जाएंगे। एक तरीका तो ये है, मेरे ख्याल से आप में इतनी अकल होनी चाहिए, मैं आपके सामने मजाक कर रहा हूं क्या? मतलब अगर ये बातें मुझे ऐसी भी मैं समझा सकता हूं आपको, मतलब अगर मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा ना, वरना अगर मुझे क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं तो मैं सीधा भी इसका आंसर दे सकता हूं। तो आपको इस चीज की अकल होनी चाहिए कि कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो उसको सीरियसली कैसे सुना जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको 50,000 रुपए के साल में 20 चेक दिए जाएं, इससे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यह है कि 1 लाख रुपए के 10 चेक दिए जाएं, 2 लाख रुपए के 5, 2.5 लाख रुपए के 4 और 5 लाख रुपए के 2, है कि नहीं? आप ये चाहते हो कि आपको 5 लाख के 2 चेक मिल जाए, आप वैसे ये भी चाहते हैं कि 10 लाख का एक चेक सीधा मिले, पर आपने कहा चलो ठीक है, अगर 5 लाख के 2 चेक मिलते हैं तो आज मुझे 5 लाख का चेक मिलेगा, मैं इससे 6 महीने अपने बिता लूंगा, मैं फिर 6 महीने बाद फिर एक 5 लाख का चेक लूंगा, जिससे अगले 6 महीने बीत जाएंगे। पर आपके फादर ये चाहते हैं कि नहीं, 50,000 रुपए के 20 चेक मिलने चाहिए। अगर मैंने 5 लाख का चेक अभी दे दिया तो 5 लाख रुपए तो मेरे खाते से आज ही निकल जाएंगे,
ये तो अपने 6 महीने बिता देगा, पर मेरे तो 5 लाख रुपए आज ही निकल गए भाई। बच्चे को पैसे देने हैं ये बात तो एक तरफ है, लेकिन पैसा सारा इकट्ठा मेरे बैंक से निकलेगा। तो आप सोचिए इससे मुझे कॉस्ट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कितना ह्यूज लॉस है। ऑन द अदर हैंड अगर पैसे मेरे खाते से 50-50 हजार करके निकलेंगे, आज 50 हजार का चेक निकला, फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर 50 हजार निकलेगा, इसका मतलब धीरे धीरे करके पैसा निकलेगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मुझे इंटरेस्ट का नुकसान कम होगा। तो दोनों रीजंस के तरफ अपने अपने पॉइंट बनकर आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आइडियल सिचुएशन कौन सी बनती। अगर आपको लगता है कि फादर और सन का ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अनरीजनेबल डायरेक्शन पर है, ऐसे नहीं होता, मैं कहता हूं भले ही नहीं होता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में, मेरे ख्याल से कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शंस एस्टेब्लिश होते। जब ये तय है कि आपने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं, तो आइए ये भी क्यों ना तय कर लें कि ये 10 लाख रुपए मुझे कैसे दिए जाएंगे, है ना। क्या आप अपने कस्टमर के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं करना चाहोगे कि भाई साहब सारे 10 लाख इकट्ठे देने हैं, कैसे देने। अब जैसे हम यहां पढ़ाने का काम करते हैं, हमें बदले में रुपए मिलेंगे, तो हम क्यों नहीं तय करेंगे कि आखिरकार ये रुपए हमें कैसे दिए जाएंगे। तो कैसे रुपए दिए जाएंगे ये अपने आप में एक सवाल उठता ही है, और जैसे रुपए दिए जाएंगे उसी हिसाब से इकोनॉमिक सिचुएशन डिराइव करी जाएगी। खैर, आइए बात को आगे बढ़ाएं। अब आप लिखिएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखेगा ₹1000 पर लॉट। क्या लिखा आपने? ₹1000 पर लॉट। देखिए साहब, अगर आपके फादर आपको 2 चेक दें या 20 चेक दें, पहला केस तो 20 चेक का है, इसका मतलब आपको 20 बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब आपको चेक दिया तो फिर आप बैंक में तो जमा कराने जाओगे ना। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखो जी, एक चक्कर के मेरे 1000 रुपए खर्च होते हैं, तो अगर आप मुझे 20 चेक दोगे, हर 15-20 दिन के बाद एक एक चेक दे दोगे, तो उसका मतलब मुझे भी तो बैंक के 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर का 1000 रुपए खर्च होता है, तो 20 चक्कर के आपके तो आप मेरे 20,000 रुपए खर्च करवा दोगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आपको मेरी चिंता है नहीं, आप मेरे 20,000 रुपए खर्च करवा रहे हो, पढ़ाई का नुकसान अलग से होगा। चलो उस मुद्दे पर बात ना करूं मैं, इतनी बार बैंक जाना पड़ेगा, आखिरकार ये भी एक मैटर है, लेकिन चलो वो इतना बड़ा मैटर भी नहीं है। ठीक है, वो एक मैटर है, लेकिन उसको अगर मैं इग्नोर भी कर दूं, लेकिन इतनी बार बैंक के चक्कर लगाने का मतलब 20,000 का खर्चा है। तो आप क्यों चाहते हो आपका बेटा इतने सारे रुपए खर्च करे? इससे अच्छा 2 बार चेक दे, ताकि आने जाने का खर्चा मेरा बचे। आपके फादर कहते बेटा अपना ही खर्चा तेरे को नजर आ रहा है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तेरे को नजर आ नहीं रहा। खैर, 10 चक्कर लगाने का खर्चा 10,000, 5 चक्कर का 5,000 रुपए, उसके बाद 4,000 रुपए, और आखिर में 2,000 रुपए। है कि नहीं? सिचुएशन बहुत आसान है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं होती। अब दूसरा कॉस्ट जो है ना, उसको बड़े ध्यान से सोचने की जरूरत है, और दूसरे कॉस्ट का नाम क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। और हम आइडियली वो सिचुएशन चाहते हैं, देखो जी, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बेस ही अपनाना होता तो देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे कम यहां है, लेकिन हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम नहीं करना, हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के टोटल को कम करना है कि नहीं। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो आपने गवाया या जो नहीं कमाया, कमाते कमाते रह गए। दिस इज 50,000 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5% ऑफ दैट। कितना आ गया? 1250।
दोनों का टोटल 21,250। अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करें। अच्छा, जब आपके कस्टमर से आपको 50,000 का चेक मिलता है, साल में 20 बार मिलता है, पर 50,000 का चेक तो मिलता ना। अब सोचिए आपने 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो क्या ये 50,000 रुपए आपके बैंक में हमेशा पड़े रहेंगे? मत भूलिए, आपको खुद बड़ी सारी पेमेंट करनी होती। कभी क्रेडिटर को पैसे देने हैं, कभी रेंट का पैसा देना है, कभी सैलरी की पेमेंट करनी है, आपको खुद इतनी सारी पेमेंट करनी होती। अगर आपको 50,000 रुपए मिले तो आप इस 50,000 को कुछ ही दिनों में जीरो बना दोगे खर्च कर कर। फिर क्या होगा? फिर अगला 50,000 का चेक मिल जाएगा, इसको आप क्या करोगे? अच्छा, फिर क्या होगा? फिर अगला 50,000 का चेक मिलेगा, तो साल भर में 50,000 रुपए आता जाएगा, आप उसे खर्च करके जीरो करते जाओगे। तो मिनिमम कैश बैलेंस कितना होगा? जीरो। मैक्सिमम कैश बैलेंस 50,000। ये साल में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, है ना। एवरेज बैंक बैलेंस कितना होगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। 50,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? देखिए, अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ पाए ना तो बात बनती है। हालांकि आप कहते हो जी ईओक्यू में तो ये हमने हर दूसरे क्वेश्चन में कैलकुलेट करा, ये कौन सी बड़ी बात है। पर फिर भी 25,000 का एक मतलब तो आप जानते हैं, एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन्ड। मुझे दूसरा मतलब बता देना तो बात बन जाए। 25,000 का एक मतलब है एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन्ड, दूसरा मतलब बताइए। सरप्राइजिंगली इसका दूसरा मतलब है एवरेज बैंक बैलेंस विच वी आर नॉट एबल टू मेंटेन। आपका बैलेंस 0 से 50,000 तक जाता है, एवरेज हो गया 25,000। इसका मतलब 25,000 के दो मतलब निकल आए, यानी आप 25,000 का बैलेंस ऑन एन एवरेज मेंटेन करते हैं और आप 25,000 का बैलेंस ऑन एन एवरेज मेंटेन नहीं करते। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट कमाना नहीं होता है, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं कमाना। यानी जब मैं कहता हूं 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं कहना चाहता हूं एवरेज बैंक बैलेंस विच वी आर नॉट एबल टू मेंटेन। और अगर हम ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट हम नहीं कमा पाए, है ना। इंटरेस्ट कमाने पर बहस कौन कर रहा है? हम इंटरेस्ट नहीं कमाने पर बहस कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट आप नहीं कमा पाए हैं, इंटरेस्ट कमा पाए हैं ऐसा तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। अब बताइए, एवरेज बैंक बैलेंस विच वी आर नॉट एबल टू मेंटेन 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, और हम इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट नहीं कमा पाए, कितना है? दोनों का टोटल 12,500 रुपए। And last case 5 lakh divided by 2 and 5% of that 12,500। अच्छा, दोनों का टोटल बताइए 14,500।
आप आइडियली वो सिचुएशन चाहते हैं जहां दोनों कॉस्ट का टोटल कम से कम होना चाहिए, और वो सिचुएशन यहां पर आ रही, तो आपको सलाह दी जाती है कि 2 लाख के कैश बैलेंस को घुमाइए। 5 बार अगर आप इसे घुमाते हैं तो आपकी 10 लाख की जरूरत वैसे ही पूरी हो जाती है। तो आप नीचे लिखिएगा ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस is maintained at rupees 2 lakh. Because the aggregate of transaction cost and holding cost, the aggregate of transaction cost and holding cost is least at this level. The aggregate of transaction cost and holding cost is least at this level. क्वेश्चन की आखिरी लाइन ये है कि ये जो आंसर आप इतनी मेहनत से कैलकुलेट करके लाए हैं, साबित करिए ये आंसर बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता था बाउमल मॉडल के हिसाब से। ओके, तो आप लिखेंगे एज पर बाउमल मॉडल, ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 280 डिवाइडेड बाय आर। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है 10 lakhs। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 1000। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। द आंसर इज रुपीज 2 lakhs। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूं, 1 जनवरी को 4 घंटे की एफएम की क्लास होगी, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा और कुछ, ठीक है ना। मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया, इसलिए क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं। मुझे लगता है अगली क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा।